हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ओके, आज हम पॉलिटी का आगे का सेशन बढ़ाते हैं जिसमें है मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जो कि आपको पता है कौन से भाग में आता है। तो भाग 3 की बात करेंगे आज हम। किसकी बात करेंगे? तो भाग 3 की बात करेंगे जिसमें फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार की बात होती है। क्योंकि हमने भाग 1 की बात कर ली है जिसमें नागरिकता, और भाग 1 जिसमें हमने पढ़ा था संघ के बारे में यानी उनकी सीमाएं वगैरह कैसे चेंज होती हैं। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो प्रीवियस वीडियो जाकर जरूर देखिए, और लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ये है आर्टिकल कहाँ से लेकर, तो 12 से लेकर 35 तक। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि फंडामेंटल राइट कौन से भाग में आता है, तो भाग 3 में। और कौन से आर्टिकल से कहाँ तक आता है, तो आर्टिकल 12 से 35 तक आता है। ये 12 से 35 तक आने वाले आर्टिकल कितने फंडामेंटल राइट को लेकर कवर करते हैं, तो 6 फंडामेंटल राइट हमारे संविधान में हैंगे। कितने हैं? तो 6 फंडामेंटल राइट हमारे संविधान में हैं। 6 को देख लेते हैं। पहला है समता का अधिकार। कौन सा है? समता का अधिकार। समता का अधिकार, या फिर इसे हम और क्या कहते हैं? समता के अधिकार को राइट टू इक्वलिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी। कौन से आर्टिकल से कहां तक आता है, तो समता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक आता है। कहां से कहां तक आता है, तो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 समता के अधिकार की बात करता है। अगला है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? तो अगला है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम जिसे बोलते हैं। क्या है? राइट टू फ्रीडम, यानी हमें फ्रीडम जो मिलती है उसको लेकर। तो ये अधिकार कहाँ से कहाँ तक आते हैं, तो ये आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक क्या आते हैं? आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार। अगला है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है हमारा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। कहां से कहां तक आता है, तो आर्टिकल 23 से लेकर कहां तक जाता है, तो आर्टिकल 24 तक। यानी 23 और 24 किस में आता है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बताता है आर्टिकल 23 और 24। बात करते हैं अगले अधिकार की, वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इससे अगला अधिकार क्या है, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मतलब राइट टू फ्रीडम इन रिलीजन, यानी राइट टू फ्रीडम टू रिलीजन। ये हमारा आर्टिकल 25 से 28 तक आता है। ये बात करता है आर्टिकल 25 से 28 तक के बारे में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 तक के बारे में बात करता है। शैक्षिक एवं सांस्कृतिक अधिकार इसका अगला अधिकार है। शैक्षिक एवं सांस्कृतिक अधिकार। ठीक है, ये क्या है, किस चीज के बारे में? तो शिक्षा के बारे में। और सांस्कृतिक यानी तुम्हारे धर्म से रिलेटेड, यानी राइट टू एजुकेशन एंड कल्चरल। 24 से 30 तक, आर्टिकल 24 से 30 तक में इसकी बात करते हैं। लास्ट आर्टिकल जो बचता है उसे संवैधानिक उपचार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संवैधानिक उपचार। क्या है? तो संवैधानिक उपचार। ठीक है, उपचार, राइट टू रेमेडीज। ये कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 32 में है। ये कौन से में है? आर्टिकल 32 में है। तो ये 6 आर्टिकल, 6 आधार जो अधिकार हमें दिए गए हैं, तो ये 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के कौन कौन से, एक बार रिवाइज करते हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा समता का अधिकार कौन से आर्टिकल में दिया है, कहाँ से कहाँ तक, तो ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो कहाँ से कहाँ तक दिया है, तो समता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक बात करता है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक में बात करते हैं। उसके बाद हम शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें तो आर्टिकल 23 और 24 में बात करता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार के बाद अगर हम बात करें धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की, तो आर्टिकल 25 से 28 तक बात करता है। फिर हमारे अगला अधिकार आता है शैक्षिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, जो आर्टिकल 24 से 30 तक की बात करता है। अगला है हमारा संवैधानिक उपचार, जो आर्टिकल 32 की बात करता है। किसकी बात करता है? आर्टिकल 32। एक बार और रिवाइज करते हैं। समता का अधिकार आर्टिकल 24 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में। फिर हमारा स्वतंत्रता और धार्मिक अधिकार 25 से 28 तक, शैक्षिक सांस्कृतिक अधिकार 24 से 30 तक, और संवैधानिक उपचार 32 में आता है। अब बात कर लेते हैं फंडामेंटल राइट लाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हमने इन्हें किसमें अपने संविधान में इंट्रोड्यूस किया, फंडामेंटल राइट्स को अपने संविधान में इंट्रोड्यूस किया यानी संविधान में लेकर आए।
तो इसकी जरूरत थी क्योंकि जो फंडामेंटल राइट हैं, जो हमारे क्या हैं, मूल अधिकार हैं, ये व्यक्ति के विकास के लिए बहुत जरूरी होते हैं। क्योंकि आपको स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, अगर वो नहीं होता तो आप कहीं भी घूमने, आप बिजनेस करने, आप किसी से बातचीत करने में स्वतंत्र नहीं होते, अपने विचार रखने में स्वतंत्र नहीं होते, तो आपका संपूर्ण विकास कभी भी नहीं हो पाता। ठीक है, तो संपूर्ण विकास के लिए, व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए फंडामेंटल राइट का होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, मूल अधिकार छिन गए, अगर ये फंडामेंटल राइट नहीं हुए आपके पास, तो ये आपका जो संपूर्ण विकास हो रहा है, ये संपूर्ण विकास व्यक्ति का नहीं हो पाता। संविधान में संशोधन करने के लिए, देखो मूल अधिकार में अगर संशोधन करना है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना है, तो मूल अधिकार में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में ही करना पड़ेगा, यानी संविधान में ही करना पड़ेगा। जब तक संविधान में संशोधन नहीं होता तब तक मूल अधिकार संशोधित नहीं हो पाते, और ये स्वतः ही लागू होते हैं, यानी अपने आप से ही लागू हो जाते हैं, जन्म से ही लागू हो जाते हैं। आप जन्म लेते हो तब से ही आपको ये फंडामेंटल राइट, अगर भारत में रहते हो तो वो मिल जाते हैं, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखे हुए हैं। क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है, और जनसंख्या ज्यादा होने पर रीजन है क्यों दिए जाते हैं फंडामेंटल राइट, तो हमारे यहाँ पर सबसे पहला कारण है जनसंख्या बहुत ज्यादा है। जनसंख्या ज्यादा के साथ साथ हमारे यहाँ गरीबी बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ निर्धनता बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ निरक्षरता बहुत ज्यादा है। सबसे मेन पॉइंट होता है निरक्षरता बहुत ज्यादा है, लोगों को अपने अधिकार की पता नहीं है, इस वजह से उन्हें फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं ताकि वो इस कारण वो अपना जीवन जो है वो अच्छे से व्यतीत कर पाए। संसदीय व्यवस्था होने के कारण भी देते हैं, क्योंकि कैबिनेट निरंकुश हो सकता है कि कैबिनेट हमारा जो है वो ऐसा हो जाए आने वाले समय में, या फिर ऐसा कभी सिचुएशन आ जाए कि वो निरंकुश हो जाए, तो इसलिए भी ये देना जरूरी होता है। और वो निरंकुश हो भी जाता है अगर फंडामेंटल राइट है हमारे पास, और वो निरंकुश हो जाता है तो हमें एक पावर और दी गई है कि फंडामेंटल राइट, हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट का गारंटर होता है, यानी सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अगर फंडामेंटल राइट की अवहेलना की जाती है। इसलिए कैबिनेट कभी भी निरंकुश नहीं होगा फंडामेंटल राइट को लेकर। अगला, अल्पसंख्यक सरकार का निर्माण हो जाता है। अगर मान लो अल्पसंख्यक सरकार निर्माण में बहुत कम भूमिका निभाती है, बहुत कम आते हैं अल्पसंख्यक, तो अल्पसंख्यकों को उनके लिए मतलब सही हो सके, उनको कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए भी फंडामेंटल राइट की जरूरत होती है। अगला, अल्पसंख्यकों में मतलब तानाशाही ना हो अल्पसंख्यकों को लेकर, इसलिए भी फंडामेंटल राइट की जरूरत होती है। संघीय व्यवस्था होने के कारण भी हमें फंडामेंटल यानी नागरिक की उसकी नागरिक की मतलब उनके साथ हनन ना हो, उनके फंडामेंटल राइट के साथ हनन ना हो, इसलिए भी जरूरी होता है। अगला, भारत में ये सभी मतलब के जो भी विशेषाधिकार मिले हैं वो सबको मिले हुए हैं, यानी फंडामेंटल राइट ऐसा कोई भी नागरिक नहीं है जिसे नहीं मिलता, सभी को मिलता है और सबको बराबरी फील हो, इसलिए भी फंडामेंटल राइट दिए जाते हैं। और फिर आपको भी पता है कि SC/ST कैटेगरी या फिर पिछड़ा वर्ग जिनके साथ कुछ गलत हो, उनको रोकने के लिए भी हम फंडामेंटल राइट को इंट्रोड्यूस करा था हमने। यानी SC/ST कैटेगरी से जैसे छुआछूत पहले बहुत ज्यादा चलता था, जो अब नहीं चलता, नहीं होता है, गांव वगैरह में होता है, बट अब बहुत कम लेवल पर हो चुका है। वो सब खत्म करने के लिए भी हमने फंडामेंटल राइट को इंट्रोड्यूस किया था, और ऐसे कानून बनाए थे जिससे लोग इन सब चीजों से पिछड़ जाए, यानी ये सब छोड़ दे, ये सब ना हो, और इन लोगों को भी हम मुख्य धारा में लेके आ सके। मुख्य धारा मतलब समाज के साथ चलना सिखा सके। ठीक है, तो पहले ये बहुत ज्यादा पिछड़े हुए थे। बात कर लेते हैं अब आर्टिकल 12 से स्टार्ट। तो ये तो हुई बात कि फंडामेंटल राइट की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हमने इंट्रोड्यूस किए ये। ठीक है, तो आर्टिकल 12 की बात कर लेते हैं, यानी अनुच्छेद 12। आर्टिकल 12 अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12 की, आर्टिकल 12 की बात करें तो आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी हुई है। क्या दी हुई है भाई? राज्य की परिभाषा, यानी हम राज्य कहते किसे हैं, राज्य क्या होता है, कैसे है, ये सब देखेंगे। तो भाग 3 के लिए जो परिभाषा दी गई है ना राज्य की, वही भाग 12 में राज्य की परिभाषा है। यानी हमारी संसद राज्य की परिभाषा में आती है, हमारी केंद्र सरकार राज्य की परिभाषा में आती है, हमारी संसद या हमारी केंद्र सरकार राज्य की परिभाषा में आती है। राज्य का विधानमंडल, राज्य की सरकार, राज्य का विधानमंडल और राज्य की सरकार भी किसमें आती है? राज्य की सरकार भी हमारी राज्य की परिभाषा में आती है। किसमें आती है? तो राज्य की परिभाषा में आती है, यानी वो भी राज्य कहलाता है। ठीक है, स्थानीय प्राधिकरण जो कि हमारा पंचायती राज वगैरह जो है, स्थानीय प्राधिकरण
ये भी हमारा किस में आता है, तो ये भी हमारा राज्य की परिभाषा में आता है, जिसमें मतलब जो भी आदेश दिया जाए वो पूरा करना ही होता है। अन्य प्राधिकारी जो भी संस्थाएं वगैरह होती हैं वो भी इसी में आती हैं। सार्वजनिक हित के लिए जो भी सरकार उससे संबंधित जो भी कार्य करती है, जो भी निर्णय लेती है, वो भी सब राज्य की उसमें आती है। ठीक है, कुछ संस्थाएं भी आती हैं, कुछ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी अगर ऐड करना चाहे, मान लो इन फ्यूचर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि राज्य की परिभाषा में ये चीजें भी आनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कि वो बाद में ऐड भी कर सकती है आधारों पर, कुछ आधारों पर। ठीक है, सभी राष्ट्रीयकृत बैंक जो होते हैं, जो भी नेशनलाइज बैंक हैं, वो भी राज्य की परिभाषा में आते हैं। ठीक है, जितनी भी इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर ऑफ रिसर्च है, ONG है, सेल है, भेल है, ये सारी संस्थाएं आती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी बोर्ड है, इंडियन फूड कॉर्पोरेशन है, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट है, ये सभी हमारे किस में आते हैं, तो राज्य की परिभाषा में काउंट होते हैं। तो ये था आर्टिकल 12। आर्टिकल 13 की बात करते हैं। आर्टिकल 13 क्या कहता है, तो आर्टिकल 13 कहता है अन्य विधियों से मूल अधिकार से संरक्षण। जो भी अन्य विधियां होती हैं, अन्य विधियों से फंडामेंटल राइट का संरक्षण मतलब उसे बचाना। तो अन्य विधियां 3 आर्टिकल इसमें मेन है, जिसमें आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 1, आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 1 की बात करें, और क्या है, आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 2, आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 3, आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 4, इनकी बात हम इसमें करने वाले हैं। आर्टिकल 13 के सब क्लॉज 1 की बात करें तो संविधान पूर्व विधियों की बात करता है। किसकी, तो संविधान पूर्व विधियां। संविधान पूर्व विधियां मतलब संविधान पूर्व विधियां यानी वे विधियां जो संविधान बनने से पहले थी, उन विधियों की ये बात करता है संविधान पूर्व विधियां। संविधान के बनने से पहले, संविधान के बनने से पहले अगर कोई भी विधि है जो कि विवाद क्रिएट करती है, तो वो विधि शून्य हो जाती है। यानी संविधान के बनने के बाद जो विधि थी उसके साथ अगर वो टकराव करती है, तो ये विधि जो है वो शून्य घोषित हो जाती है, यानी ये विधि वैलिड नहीं रहती। अगली संविधान बाद विधियां। संविधान बाद विधियां यानी संविधान के बाद जो बनी विधियां हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो संविधान बाद विधियां यानी संविधान के बाद की विधियों की बात करें तो संविधान के पश्चात बनाई गई विधियां जो है संविधान के भाग 3 के साथ अगर ये भी संगत नहीं होती, उनके साथ नहीं मिलती भाग 3 के साथ, ठीक है, भाग 3 के साथ संगत नहीं बैठती, अगर सही नहीं होती, तो ये भी शून्य घोषित हो जाती है। आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 3 कहता है सभी विधियों के बारे में बताता है, जितनी भी विधियां बनी हैं उन सब विधियों के बारे में बात करता है। आर्टिकल 13 का 4 अनुसूची 9 के बारे में बात करता है। अनुसूची 9 में जो दिया गया है, अनुसूची 9 की बात करता है। अनुसूची 9 में क्या दिया गया है, अनुसूची 9 में बात किया जाता है आपकी एक केस आया था केशवानंद भारती बनाम भारत संघ, एक केस आया था जिसमें आपने पढ़ा था आर्टिकल 13 की कोई भी बात आर्टिकल 368 में, आर्टिकल 13 की ये जो 13 की बात है वो आर्टिकल 368 जो है हमारा आर्टिकल 368 जिसमें संशोधन होता है पर लागू नहीं होता, ऐसा हमारे 13 जजों की पीठ भी बैठी थी केशवानंद भारती में, जो कि हमारे अब तक का सबसे बड़ा केस था। ठीक है, हमारे संविधान का सबसे बड़ा केस है केशवानंद भारती, जिसमें 13 जजों की यानी 13 जज बैठकर इनमें काम करते हैं। कुछ नियम और कुछ कानून और भी विधियां अलग से बनाई गई थी क्षमता के अधिकार को लेकर, तो वो भी विधियों में आ जाती हैं। ठीक है, आर्टिकल 14 की बात कर लेते हैं। ये था आर्टिकल 13, बात कर लेते हैं आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या कहता है, 1 मिनट रुकिए, ठीक है। आर्टिकल 14 बात करता है आपकी किसकी, तो आर्टिकल 14 बात करता है, यहाँ से क्षमता का अधिकार स्टार्ट होता है। आर्टिकल 14 से बताया था आपको क्षमता का अधिकार, तो आर्टिकल 14 में 2 क्लोज है, आर्टिकल 14 का सब क्लोज 1 और आर्टिकल 14 का सब क्लोज 2। ये क्या बात करते हैं, तो आर्टिकल 14 का सब क्लोज 1 विधि के समक्ष समानता बताता है, क्योंकि 2 तरह की समानता है ना हमारे पास, एक तो विधि के समक्ष समानता यानी विधि के समक्ष समानता, और एक कौन सी बताता है, आर्टिकल 14 का सब क्लॉज 2 विधियों का समान संरक्षण बताता है। क्या बताता है, तो विधियों का समान संरक्षण यानी बराबर संरक्षण कैसे किया जाएगा, समान संरक्षण की बात करता है। विधि के समक्ष समानता की बात करें तो देखो
अगर हम प्राचीन काल की बात करें, लगभग हड़प्पा संस्कृति से भी पीछे जाएंगे, तो उस समाज में ना पितृसत्तात्मक नहीं चलती थी, माता सत्रात्मक यानी माता की पूजा ज्यादा की जाती थी। और अगर वैदिक काल में आते हैं तो वैदिक काल में क्या होता है, 4 वर्ण में बांटा गया था हमारा समाज, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, जिसमें आपको पता है धीरे धीरे वहां पर जन्म पर नहीं बल्कि कर्म पर आधारित काम होना स्टार्ट हो गया था। तो इससे क्या होता था, जब ये 4 वर्ग बांटे गए थे, कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वैश्य और शूद्र। आपको पता है कि ये जो 4 वर्ग बांटे गए थे, ब्राह्मण जो सबसे ऊपर माने जाते थे, क्षत्रिय उनसे नीचे, और वैश्य और फिर शूद्र थे। तो इन आधार पर जब धीरे धीरे काम बढ़ते चला गया तो बहुत सारे समाज में ऐसे लोग थे जो पिछड़ते चले गए, जो बहुत ज्यादा पिछड़ गए थे, जो बहुत ज्यादा पीछे रह चुके थे, कर्म के आधार पर उन्हें काम करना पड़ता था। इस वजह से हमें समानता का अधिकार लाना पड़ा ताकि उन्हें भी बराबरी का हिस्सा मिले और वो भी इस मुख्य धारा का हिस्सा बन सके, हमारे समाज का हिस्सा बन सके। ठीक है, इसी के आधार पर ये आर्टिकल 14 इंट्रोड्यूस किया गया था, और जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में बात कर दी है कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। इन दोनों विधियों में विधि के सबक समानता और विधियों का समान संरक्षण, इनकी बात हमने बहुत डीपली और बहुत अच्छे से की अपनी प्रीवियस वीडियो में। अगर नहीं देखी तो प्लीज वो भी जाकर देखिए, ठीक है, ये वाली प्रीवियस वीडियो, ताकि आपको ये आर्टिकल अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। वो तो करते रहिए, उसमें तो कंजूसी मत करिए, ठीक है। अगला है